नमस्ते प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों। राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो वो प्रश्न जिनका राजस्थान के इतिहास में गुहिल वंश से संबंध है, गुहिल वंश से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, हम उनके पहले भाग की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, जो परीक्षाओं में अधिकतर संस्थापकों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रश्न इस तरीके से बनता है जो परीक्षाओं में आया हुआ है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था। तो गुहिल वंश के संस्थापक को हम याद करते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से संस्थापक जो है उनके बारे में भी हमें ध्यान कर लेते हैं। बप्पा रावल, राव सिंहा और गुहादित्य वासुदेव। तो इनकी जब बात करते हैं हम, बप्पा रावल ये संस्थापक नहीं है, और इसके बाद में राव सिंहा ये भी गुहिल वंश का संस्थापक नहीं है, और वासुदेव ये भी नहीं है। बचते कौन है? गुहादित्य या गुहिल। इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? गुहिल के नाम से भी जानते हैं। ये तो प्रश्न हो गया। अब बप्पा रावल, इनकी चर्चा कर लेंगे आगे, बहुत सी बातें। फिर भी शॉर्ट में बप्पा रावल के बारे में हम बता दें कि ये एक तरीके से वास्तविक संस्थापक कैसे थे। गुहिल राजवंश के स्वतंत्र गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन? ये स्वतंत्र गुहिल राजवंश के संस्थापक इन्होंने जो मौर्य शासक थे, मान मौर्य के नाम से लिखा उल्लेख मिलता है, उनसे इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ छीना था। इनके बारे में बहुत सी बातें हैं। बप्पा रावल का कालभोज भी नाम मिलता है, और इसके अलावा बप्पा रावल के बारे में बहुत सी बातें हम आगे चर्चा पहले कर चुके। अब बात कर लेते हैं राव सिंहा। संस्थापक की बात चल रही है, तो राव सिंहा ये जो मारवाड़ का राठौड़ वंश, ये राठौड़ वंश के संस्थापक, कौन सी? राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अब बात करते हैं गुहिल या गुहादित्य, ये गुहिल वंश के संस्थापक हो गए। ये वासुदेव, इन्हें चौहान, ये राजपूत वंशों के चौहान, जो राजपूत है चौहान वंश, उसके संस्थापक माने जाते हैं। इनके बारे में बहुत सी जानकारियां हैं। तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, गुहिल वंश की आरंभिक या प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो आपको बात करते हैं चित्तौड़गढ़। इसको मेवाड़ की राजधानी बनाया था किसने? जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह के समय पहली बार मेवाड़ की राजधानी बना। कौन सा? चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के बारे में जबानी बता देंगे, बोर्ड पे लिखना बहुत मुश्किल है, इतने सारी चीजें। चित्तौड़गढ़ का निर्माता माना जाता है कौन सा? चित्रांगद मौर्य। परीक्षाओं में पूछा हुआ है कौन सी पठार पे स्थित है? मैसा के पठार पे। व्हेल मछली के आकार वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? किस दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कौन सा? चित्तौड़गढ़। इसके बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में 1 घंटा पढ़ लो, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बहुत सी बातें। अभी हम बात करते हैं राजधानी की। अब आहड़, ये नागदा, आहड़ और उदयपुर, इसका जो संस्थापक है कौन? उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। और उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? 1459 ईस्वी में। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? 1459 ईस्वी में। और उदय सिंह के समय पहली बार उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी बना, और उसके बाद में उदयपुर को
ये मेवाड़ राजवंश को, मेवाड़ राजघराने को, रियासत को उदयपुर राज्य के, उदयपुर रियासत के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आहड़, आहड़, नागदा। नागदा ये है प्राचीन राजधानी, मेवाड़ की प्राचीन राजधानी कौन सी? नागदा। और नागदा के अलावा आहड़, आहड़ ये उस समय क्या प्रसिद्ध व्यापारिक नगरी थी और इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। दूसरी राजधानी बनाया किसने? अल्लट ने, मेवाड़ के शासक अल्लट ने। तो इस तरीके से हम जानकारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं व्याख्यात्मक रूप से। ये दूसरा प्रश्न हमारा पूरा हो गया। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हिंदवा सूरज, हिंदवा सूरज कहाँ के शासकों को कहा गया? तो अपने धर्म की हिंदू धर्म की रक्षार्थ इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, तुर्कों से संघर्ष किया। ऐसी रियासत कौन सी थी? तो इनके अंदर जो शिखर पे नाम आता है वो किसका आता है? मेवाड़। तो कहाँ के शासकों को कहा गया? मेवाड़। अब इसमें ढूंढाड़ भी नहीं है और हाड़ती भी नहीं है। अब जांगल, जांगल बीकानेर। तो यहाँ जो अग्नि जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह कहाँ के शासकों को कहा गया? बीकानेर। बीकानेर के शासकों को क्या कहा गया? जांगलधर बादशाह। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब कुंभा ये ऐसे शासक है जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके समय संगीत का जबरदस्त विकास होता है, संगीत के ग्रंथ रचे जाते हैं और स्थापत्य का विकास देखा जाता है। यानी ललित कलाओं का स्वर्ण काल माना जाता है राजस्थान के इतिहास में। किसके काल को? कुंभा के काल को। कुंभा के द्वारा रचित सबसे बड़ा और सर्वप्रमुख ग्रंथ किसे माना जाता है? संगीत राज को। तो अब संगीत राज जो है उस ग्रंथ के बारे में बार बार पूछा हुआ है। तो संगीत राज की रचना किसने की थी? तो माणा कुंभा ने। या माणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों में या संगीत ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ या सिरमौर या सर्वप्रमुख ग्रंथ किसे माना जाता है? संगीत राज को। तो सबसे बड़ा भी है ये, सिरमौर है। तो अब बात कर लेते हैं इसको कितने कोषों में यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए ये इसमें 5 भाग हैं। पाठ्य, रत्न, कोश और इसका ये 5 भाग उत्तर गीत, रत्न और नृत्य, रत्न कोश और वाद्य, रत्न कोश और अगला भाग है रस, रत्न कोश। ये 5 कोशों के अंदर जो है कि नहीं 5, 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में इस तरीके से रचा गया। कौन सा? संगीत राज। परीक्षाओं में पूछा हुआ है, मोस्ट है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम अगला, चंपानेर। चंपानेर, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि, ये संधि किन 2 राज्यों के बीच में? तो कुंभा के राज्य को जीतने के लिए ये संधि जो है कि नहीं किन के अंदर हुई थी? मालवा और गुजरात। मालवा के शासक महमूद और गुजरात के शासक कुतुब शाह, इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी। और इनका उद्देश्य क्या था? कुंभा, महाराणा कुंभा को पराक्रमण करके उसके राज्य को फतेह करके आपस में बांटना। ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी
1456 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य था मरणकुंभा के राज्य को जीतकर उस पर अधिकार करना, आपस में बांट लेना। और कुंभा ने दोनों को पराजित किया, महमूद खिलजी को भी पराजित किया, कुतुब शाह को भी पराजित किया। और कुंभा ने इस महमूद खिलजी को पराजित किया था। इसी उपलक्ष्य में बदनूर भीलवाड़ा के बदनूर नामक स्थान पर कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। तो ये अगला प्रश्न हमने कर लिया। इसके बाद में हम चलते हैं खानवा का युद्ध। परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट में से है ये भी खानवा का युद्ध। तो खानवा का जो युद्ध है, इस युद्ध की क्या खास बात है? ये इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। इतिहास का सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कहा जाता है किसे? खानवा युद्ध को, क्योंकि इसने निर्णय कर दिया था बाबर के भाग्य का और राणा सांगा के भाग्य का। राणा सांगा के एंड हो जाता है इस युद्ध के बाद में लगभग पूरा खेल, और खेल शुरू हो जाता है शानदार अंदाज में किसका? बाबर का। बाबर के लिए मुगल साम्राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है किस युद्ध के बाद में? खानवा युद्ध के बाद। और लगभग 200 साल तक मुगल सत्ता रहती है खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप, राणा सांगा की हार के परिणाम स्वरूप, और दिल्ली पर हिंदू राज्य का सपना समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सी बातें खानवा युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके। अभी यहाँ बात कर लेते हैं कि सहायता करने वाला मेवाड़ का शासक। तो खानवा युद्ध में सहायता परीक्षा में पूछा हुआ है, बिल्कुल 100% ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट है ये भी। अब यहाँ आप जितने भी मैंने बता दिया, उसके अलावा भी यदि बुक्स मिलते हैं कि बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के साथ देने जाने वाले किसी भी शासक के बारे में पूछा जा सकता है, सहयोगी जो भी रहे उनके बारे में। तो देखिए, ये थे समकालीन राणा सांगा के समकालीन मारवाड़ की शासक, जोधपुर जो है उसके। और प्रश्न आ जाए किस मारवाड़ के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की मदद की? तो उत्तर कौन? गांगा। यदि प्रश्न आ जाए मारवाड़ की सेनाओं ने, तो ये राव की जगह राव विकल्प में गलत है, कुंवर। ये राजकुमार थी, मालदेव के पुत्र, मालदेव राव गंगा के पुत्र। और मालदेव इन्होंने क्या किया था? सेना का नेतृत्व। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध कुंवर मालदेव ने। ये जैतसी के पुत्र गए थे कौन युद्ध के अंदर? कुंवर कल्याण। राणा सांगा की मदद के लिए खानवा युद्ध में बीकानेर के शासक जैतसी के पुत्र कुंवर कल्याण गए थे। और ये आमेर के शासक थे जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए गए थे। इस तरीके से हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये इसके अंदर भारतीय इतिहासकार निर्णायक युद्ध, सर्वाधिक निर्णायक युद्ध किसे कहा जाता है? तो आपके सामने मैं बोल चुका, इसलिए उत्तर आपके सामने आ चुका। किस युद्ध को कहा जाता है? खानवा युद्ध। खानवा युद्ध क्यों होता है, क्यों इसको ऐतिहासिक महत्व इतना है इसका, क्यों इसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है, उसकी चर्चा हो चुकी। अब बात करते हैं हल्दीघाट युद्ध। ये 18 जून, दोनों अपने तरीके से स्पष्ट है। ये 1576, दोनों तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। दोनों का एक्सप्लेन आगे कहीं हम कर चुके हैं, आगे कर देंगे। अभी 18 जून 21 जून 1576, ज़्यादा संभावना यही आने की है। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर।
मुगल सम्राट अकबर के बीच। तो यहाँ अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति थे कौन? मान सिंह, यानी अकबर की शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह। और ये कहाँ के थे? आमेर। तो ये परीक्षा में पूछने लायक है। हल्दीघाटी युद्ध आगे और चर्चा कर लेंगे, हम ये भी पसंद कर रहे हैं। दूसरा दिवेर युद्ध, ये सब जो युद्ध लिखे हुए हैं ये परीक्षाओं में पूछने वाले हैं। तो दिवेर युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था और ये यानी प्रताप वर्सेस अकबर। और इस युद्ध में अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती। अमर सिंह सर्वाधिक, प्रताप की इस युद्ध में विजय होती है और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती? अमर सिंह की। इस जीत का श्रेय किसको? अमर सिंह को, कुंवर अमर सिंह को है। और इस युद्ध से प्रताप की विजयों का सिलसिला पुनः आरंभ होता है और इसे कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध का है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है। किसे? दिवेर युद्ध को। इसके बाद में बात कर लेते हैं खानवा युद्ध। खानवा युद्ध ये कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। और किसने किसको हराया? बाबर ने सांगा। मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। ये इतिहास में निर्णायक या सर्वाधिक निर्णायक युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, फिर भी हल्की हल्की चर्चा वैसे कर देते हैं। इस युद्ध में जो बाबर के लिए महत्वपूर्ण रहा, जो हिंदुस्तान के लोगों ने जो बारूद का खेल देखा वो पहली बार देखा किस युद्ध में? इस खानवा युद्ध में। तोप के गोलों के सामने हाथियों वाली सेना टिक नहीं सकी। एक बड़ी सेना, उसको अपनी सेना को हाथी कुचलने लग गए थे। और इसमें बाबर की एक और चीज़ देखने को मिली, तुलगुमा पद्धति। उसने भी राजपूतों को घेर करके और पराजित किया था। तो बहुत बाबर ने इस युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा बाबर ने इस युद्ध में सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने युद्ध में लड़ने के लिए तैयार करने के लिए तमगा नामक कर उनको माफ करने की बात की थी। बहुत सी बातें हैं। राजपूतों की जो मुंडियाँ थी उनसे मीनार छीन गई थी। इसको गाजी की उपाधि धारण की थी, हिंदुओं का वध करने वाला। इस युद्ध को बाबर ने युद्ध को जीतने के लिए धर्म युद्ध, जिहाद घोषित कर दिया था। तो बहुत सी बातें हैं। अभी हम आगे चलते हैं। सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध, इसी को जैगनी किस नाम से जानते हैं? मालवा विजय। और सारंगपुर युद्ध इसे मालवा विजय के नाम से जाना जाता है। और मालवा के शासक महमूद को पराजित किया था अपने किसने? कुंभा ने। और उसी विजय, सारंगपुर युद्ध, इसी को मालवा विजय के नाम से जानते हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक विक्ट्री टावर बनाया था जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इस प्रश्न से इर्द गिर्द, उनकी चर्चा हमने कर ली। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला, राणा सांगा युद्ध में बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? पिछले चर्चा आ चुकी है हमारे उसमें, तो भी चर्चा, अब खानवा युद्ध की हम चर्चा कर चुके, बयान युद्ध इसकी चर्चा करते हैं। और गिरी सुमेल युद्ध, ये सब जो युद्ध मैंने यहाँ विकल्प मैंने खुद बनाए, ये सारे प्रश्न। और इन प्रश्नों के अंदर आप देखते चलिए कि ये खानवा युद्ध सारे युद्ध परीक्षा में पूछने जाने वाले प्रश्न हैं। गिरी सुमेल युद्ध 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कन्फ्यूजन क्रिएट किया था शेरशाह सूरी ने, और उसके परिणाम स्वरूप भाग गए थे, युद्ध का मैदान से पलायन कर गए थे कौन? मालदेव। और पीछे से बाबर शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे
मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति कौन? जैता और कूपा। तो इसमें जो है युद्ध किस किस के बीच हुआ था? एक तरीके से शासक की बात आएगी तो मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी, और इसमें विजय कौन रहे? शेरशाह सूरी। विजय रहे कौन? शेरशाह सूरी। अब इसमें क्या खास बात है? इस युद्ध के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, शेरशाह के विरुद्ध लड़ते मारे जाने वाले मालदेव के वीर सेनापति कौन थे? जैता व कूपा। कौन थे? जैता और कूपा। अब बात करते हैं बैन युद्ध। बैन युद्ध 1527 ईस्वी में ये हुआ था। कब? 16 फरवरी को। और इस युद्ध में क्या? सांगा, राणा सांगा, महान शासक सांगा ने किसे पराजित किया? सांगा विजयी। सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया। ये परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा हुआ है। सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? बैना युद्ध। तो ये बैना युद्ध है कि नहीं? बैन युद्ध ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है तराइन। तराइन की बात कर लें, तराइन द्वितीय युद्ध। तराइन के दो युद्ध में 1191 और 1192, ये तराइन प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम और ये तराइन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये किस किस बीच में होता है? पृथ्वीराज वर्सेस गोरी, साबुद्दीन मोहम्मद गोरी, साबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इसमें तो जीतता कौन? पृथ्वीराज, और इसमें जीतता कौन? साबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इस तरीके से तराइन द्वितीय युद्ध ये भी इतिहास में, तराइन द्वितीय युद्ध भी इतिहास में निर्णायक युद्ध के रूप से जाना जाता है। भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। तो अगला मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? तो हम बात कर लेते हैं। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना का श्रेय बापा रावल, इन्हें भी नहीं है। जयत्र सिंह, ये चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाने का श्रेय। कुंभा, ये कुंभलगढ़ बनाने वाले। बहुत सी बातें इनके बारे में। अभी अल्लट, तो अल्लट के बारे में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? नौकरशाही के संस्थापक कौन? अल्लट। अब अल्लट की बात करते हैं। एक तो नौकरशाही वाला प्रश्न आता है और इनका एक प्रश्न आता है हूण राजकुमारी। हूण राजकुमारी हरिया से शादी। प्रश्न ऐसे बनता है, मेवाड़ का शासक जिसने हूण राजकुमारी हरिया से शादी की वो कौन था? अल्लट। एक और प्रश्न के बारे में बनता है, इनकी राजधानी थी नागदा के अलावा इन्होंने एक नई राजधानी और बनाई। इनकी राजधानी एक तो नागदा, और इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई। वो किसे बनाया? आहड़ को। और आहड़ जो है ना उस समय क्या थी? प्रसिद्ध व्यापारिक नगरी थी। आहड़ क्या थी उस समय? प्रसिद्ध व्यापारिक नगरी थी। तो इस तरीके से अल्लट की बात हो गई। बप्पा रावल की चर्चा, कुंभा की चर्चा हम कर चुके। आगे हम बात करते हैं अगले शासक की। तो पद्मिनी की कथा, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पद्मिनी की कथा तो हम डिटेल से पढ़ रहे थे उस क्लास में, वीडियो में ये सारी चीज़ें पद्मिनी कथा दे रखी है। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पद्मिनी कथा के बारे में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जो मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ कि
पद्मिनी के जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? आप यदि शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे आपको मिल जाएंगे। शासक कौन था? रतन सिंह। तो उत्तर क्या हो गया? रतन सिंह। और उसके बाद में पद्मिनी का जौहर कब हुआ? 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1303 ईस्वी में। अब जो कथा पद्मिनी जो है, पद्मिनी के कहाँ की राजकुमारी थी? गंधर्व सेन की पुत्री थी, सिंहद्वीप की राजकुमारी थी। इनकी माता का नाम क्या था? चंपावती। ये किस्सा उनके परिवार का उधर की तरफ से हो गया। उसके बाद में मेवाड़ आ जाती है। मेवाड़ में आने के बाद में राघव चेतन को देख करके बेहोश हो जाते हैं। राघव चेतन को देश निकाला दे दिया जाता है। राघव चेतन वहां से रवाना हो जाते हैं। राघव चेतन जाकर के पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो ये पद्मिनी का जो है ना, पद्मिनी के सौंदर्य का जो है ना, पद्मिनी के अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी के सौंदर्य का बखान करने वाला कौन था? राघव चेतन। अमीर खुसरो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं खजाइन उल फुतूहत, ये इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन करते हैं। बहुत सी बातें सितार के आविष्कारक के महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्होंने कहा है कि भारत मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। बहुत सी बातें अमीर खुसरो के बारे में। अभी बात करते हैं हम मलिक मोहम्मद चियासी। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह सूरी के काल में इन्होंने ग्रंथ की रचना की लगभग 1540 ईस्वी के आसपास। तो सबसे पहले जो पद्मावत है, पद्मावत की रचनाकार कौन? पद्मावत मलिक मोहम्मद चियासी ने क्या रचा? पद्मावत। ये ग्रंथ रचा उस समय पद्मावत, जिसमें सबसे पहले पद्मिनी की स्टोरी का उल्लेख मिलता है, पद्मिनी की कथा का उल्लेख मिलता है। और इस पद्मावत की रचना किस सुल्तान की, किस बादशाह के समय? शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी ने इसके कि मुगलों के बीच में ये सूरवंश चलता है। सूरवंश के शेरशाह सूरी ये महान शासक थे, सड़के आजम के निर्माता थे। शेरशाह सूरी का मकबरा हिंदुस्तान के ऐसे मकबरों में जिसके चारों ओर क्या भरा जाता है? जल भरा रहता है। बहुत सी बातें शेरशाह सूरी के बारे में। इन्होंने जो व्यवस्थाएं लागू की वो आज तक भी, कई व्यवस्थाएं आज तक भी लागू है राजस्व, भू राजस्व के मामले में। इसके अलावा अकबर के जो टोडरमल राजस्व के मामले में जो सुधार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आरंभ में शेरशाह सूरी के पास में ही काम किया था। तो ज़्यादा उलझेंगे नहीं हम, इतिहास में बहुत लंबा चला जाता है मामला। तो इनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पद्मावत जो है ये कौन सी भाषा में रची गई है? अवधी भाषा में। तो इसके बाद में बात कर लेते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? ये इसके लेखक कौन हो गए? मलिक मोहम्मद चियासी। अब अब्बुल फजल आईनी अकबरी और अकबरनामा के लेखक, और ये अकबर के समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध फारसी लेखक थे। कौन? अब्बुल फजल। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्न में से कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति, रसिक प्रिया व हमीर मद मर्दन में विषम घाटी पंचानन, इसका अर्थ होता है युद्ध के मैदान में सिंह की तरह, युद्ध के मैदान में शेर की तरह। ये किसके लिए प्रयोग किया गया? ये उपमा किसके लिए प्रयोग की गई? तो कुंभा के लिए नहीं। प्रताप ये मुगलों से संघर्ष के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप किनके संघर्ष के लिए? मुगलों से। इन्होंने झुके नहीं। राजस्थान की लगभग हर रियासत झुक गई थी अकबर के सामने, मगर ये नहीं झुके। इन्होंने समझौता नहीं किया, संघर्ष किया लगातार मुगलों से। ये इस बात के लिए प्रसिद्ध, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे। कुंभा ने युद्ध भी लड़े, युद्ध जीते भी, मगर संगीत और स्थापत्य के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति देखने को मिलती है। किसके समय? कुंभा के समय। राजस्थान के वह शासक जो
अपने युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन? रणसांगा। अब बच गए कौन? हमीर। तो किसे विषम घाटी पंचानन कहा गया? हमीर को। हमीर ने क्या किया था? चित्तौड़ दुर्ग पे पुनः गुइल वंश का शासन स्थापित किया था और सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। सिसोदिया राजवंश के संस्थापक कौन? राणा हमीर। इसके अलावा विषम घाटी पंचानन को कहा जाती है। परीक्षा में पूछने की बातें हैं सारी। मेवाड़ आ जाए, मेवाड़ ओब्लिक चित्तौड़ का उद्धारक किसको माना जाता है? हमीर को। हमीर, दो हमीर विशेष प्रसिद्ध है। एक हमीर ये है, एक हमीर ये हमीर देव चौहान है। ये इनका संबंध किससे है? रणथंबोर। और ये रणथंबोर की चौहान शाखा है, उसके क्या थे? अंतिम शासक। क्या थे? अंतिम शासक। और इनका दी एंड हो जाता है 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इनकी स्टोरी दी एंड हो जाती है इनकी। और अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है किसको? रणथंबोर दुर्ग को। और इनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजस्थान का पहला जौहर होता है। राजस्थान का पहला जौहर या पहला जल जौहर वो किस दुर्ग में हुआ? रणथंबोर दुर्ग में। और ये किसकी? हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा गया? तो मेवाड़ का उद्धारक हमीर के बारे में हम चर्चा कर चुके। आगे उत्तर हो गया इसका, पहले एनालिसिस हो गया, तो ये हो गया। अब इनके अंदर बात कर लेते हैं। मेवाड़ में किस शासक के समय जौहर में चांदी की खान मिली? तो जौहर में चांदी की खान किस शासक के समय मिली? मोकल की हम चर्चा आगे आएगी, अभी फिर पूरा हो जाएगा। कुंभा ये स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध सांगा की बात हो गई। अब ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। उत्तर क्या हो गया? लाखा। लाखा की बात करते हैं तो लाखा के समय जौहर में चांदी की खान मिली। और इसके अलावा पिछोला झील इसका निर्माण किसने करवाया? बंजारे द्वारा। एक पिछुआ चित्र नामक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा लाखा के समय, महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। अब अगला प्रश्न है मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म, मेवाड़ का भीष्म या राजस्थान का भीष्म या भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो महाभारत के भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अटल प्रतिज्ञा की थी, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उसी कारण उनको भीष्म पितामह कहा गया, उनकी अटल प्रतिज्ञा के कारण। वैसे ही शपथ, वैसी की प्रतिज्ञा की थी किसने? किससे में हम उनके जब पढ़े चर्चा होगी, यहाँ इतना समय नहीं है, किसने की थी? तो इनका इससे कोई संबंध नहीं, इसका संबंध नहीं, इसका संबंध नहीं। ये कौन? कुंवर चुंडा। एक चुंडा राठौड़ है, ये चुंडा इनका संबंध है मेवाड़ से। और वो एक चुंडा राठौड़ है, उनका संबंध है किससे? मारवाड़ से। तो अभी हम इनके बारे में ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। आप पेपर देखेंगे आपको पता पड़ेगा कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित समिधेश्वर मंदिर का मूल निर्माता किसे माना जाता है? तो हम बात कर लेते हैं, ये है मूल निर्माता। और ये नहीं है, ये भी नहीं है, और
ये भी नहीं है। अब यहाँ पूछा है मूल निर्माता, इन्होंने इसके अंदर क्या करवाया था, पुनर्निर्माण। इसमें समदेश मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये मंदिर मोगल जी का समिदेश्वर मंदिर, वर्तमान में ये मोगल जी के समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कारण इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। मूल निर्माता ये थे भोज परमार, और इनके ये थे मालवा के शासक मुंज के भतीजे। इन्होंने ये चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था। उसके बाद में वहां रहते हुए निर्माण करवाया था चित्तौड़ दुर्ग में किसका, समिदेश्वर मंदिर का। परीक्षाओं में पूछा हुआ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन एकलिंग जी के मंदिर का निर्माता। तो सबसे पहले एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल। अल्लट नहीं, गुयल नहीं, कुंभा नहीं, बप्पा रावल। एकलिंग जी के निर्माता किसे माना जाता है, बप्पा रावल को। अब एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, ये जो एक कैलाशपुरी, कहाँ, उदयपुर, और इसका निर्माता कौन हो गया, इसका निर्माता कौन, बप्पा रावल। बप्पा रावल ये इसका निर्माता हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं। बहुत है अभी बातें एकलिंग जी के और बप्पा रावल की बातें बहुत सारी, यहाँ चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, आगे किसी संदर्भ में देखेंगे। अभी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का शैव मत का अनुयायी कौन सा राजघराना है, प्रमुख राजघराना जो शैव मतानुयायी, राजस्थान के प्रमुख रियासत जो शैव मतानुयायी, शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। राजस्थान की प्रमुख रियासत जो शैव मतानुयायी वो कौन सी है, मेवाड़। ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अभी मेवाड़ कुल देवता, इसे मेवाड़ के शासक क्या मानते हैं, इसे कुल देवता। एकलिंग जो क्या बोलते हैं, कुल देवता। और अपने को एकलिंग जी का मेवाड़ के शासक क्या मानते हैं, नायब। इसी को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का स्वामी। स्वयं को अपने आप को नायब मानते हैं और एकलिंग जी को मेवाड़ का स्वामी मानते हैं। गुइलों की बात आ गई तो गुइलों की कुलदेवी कौन सी होगी, बाण माता। गुइलों की कुलदेवी बाण माता, और कुल देवता कौन हो गया, कुल देवता आपका एकलिंग जी, ये एकलिंग जी हो गई। इसके अलावा गुइलों के इष्ट देवता चार भुजा नाथ, और इष्ट देवी चार भुजा देवी। गुइलों के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब हम चलते हैं गुइलों के बाद में आगे, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेवाड़ के 84 में से इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध जौहर किसके नेतृत्व में हुआ। देखिए, राजस्थान का प्रथम जौहर या रणथंभौर दुर्ग में प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में, रंग देवी के नेतृत्व में। और ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर किसके नेतृत्व में, रंग देवी के नेतृत्व में। किस दुर्ग में हुआ, रणथंभौर दुर्ग में। कहां हुआ, रणथंभौर दुर्ग में।
और इसके आक्रमण के समय कौन था आक्रांता? अलाउद्दीन खिलजी। आगरा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और हमीर की रानी थी। अब कर्मावती, ये 1535 ईस्वी में 34-35 का आक्रमण में गुजरात के शासक के समय, बहादुर शाह के समय ये आक्रमण करता है और उस समय ये जौहर करती है, कर्मावती के नेतृत्व में होता है। और बच गया इसमें मुख्य, ये जो है पद्मिनी। तो ये चर्चा हो चुकी, मेवाड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी थी, रानी थी प्रमुख। इसकी रानी के अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी सौंदर्य से, वो पद्मावत के अनुसार सौंदर्य से आकर्षित होकर के इसको पाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पे आक्रमण किया था, जबकि वास्तविक कारण और हैं जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके। पद्मिनी को पाने के लिए जब आक्रमण किया, उसी समय जब लग रहा था कि अब पराजय की ओर है मामला, तो उस समय पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 महिलाओं ने, कहीं कहीं उल्लेख मिलता 16,000 का भी, पद्मिनी के नेतृत्व में उन्होंने अपने आप को जल अग्नि में समर्पित कर दिया, अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए। तो ये इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध जौहर 1303 ईस्वी में ये जौहर पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। किस दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में। तो पद्मिनी का जौहर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की महान दीवार। विश्व की सबसे बड़ी दीवार या भारत के किसकी दुर्ग की दीवार सबसे बड़ी मानी जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को। तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार माना जाता है चीन की दीवार को। और चीन की दीवार सनक में बनी थी। चीन की दीवार चीन के शासक शी हुआंगली ने पास की बर्बर असभ्य लोगों से अपने आप को, अपनी जनता को बचाने के लिए सनक में बनवा दी थी चीन की दीवार। और इसी तरीके से कुंभा ने अपनी सुरक्षा के लिए निर्माण करवाई थी कुंभलगढ़ की प्राचीर। तो कुंभलगढ़ की प्राचीर ये कहलाती है कौन सी दुर्ग की प्राचीर? कुंभलगढ़ की प्राचीर। अब इस कुंभलगढ़ की प्राचीर तो चित्तौड़ दुर्ग की भी प्राचीर नहीं है, रणथंभौर की भी इतनी बड़ी नहीं है और वटनेर की भी नहीं है। तो कुंभलगढ़, अब ये कुंभलगढ़ की जो प्राचीर है ये सबसे बड़ी प्राचीर है और ये लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ की प्राचीर लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माता कौन? 32 दुर्गों का निर्माता किसे माना जाता है? प्रताप को संघर्ष करते रहे, कोई निर्माण दुर्ग बनाने का मौका नहीं मिला। इन्होंने बनवाई थी कौन? याद हो गया, राजसमंद जिले में स्थित है राजसमंद झील। तो ये भी नहीं है। और जयत्र सिंह, इन्होंने पराजित किया था किसको? इल्तुतमिश को। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था। गुलाम वंश के समय ये मेवाड़ के प्रबल सर्वाधिक मजबूत शासक थे, युद्धों में उलझे रहे। इनको कुंभा जो एक नहीं, कुंभा ये तो इसके ताकतवर था शासक कुंभा। और इन्होंने सुल्तानों को पराजित किया, तत्कालीन समय के गुजरात मालवा के सुल्तानों को पराजित किया। इनको स्थापत्य विकास का मौका मिला और इन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 32 किलो का निर्माण करवाया। तो मेवाड़ के 84 में 32 किलो का निर्माता किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को। और ये जो मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माता, ये कुंभा को किसने बताया? ये कवि राजा श्यामल दास। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी? वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास ने मेवाड़ के शासक कुंभा को
मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माता बताया। मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माता बताया किसको? महाराणा कुंभा को। परीक्षाओं में पूछा हुआ है, ये भी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण धरणक शाह द्वारा मेवाड़ के किस शासक के समय करवाया गया? तो धरणक शाह कुंभा के मंत्री थे, व्यापारी थे, और प्रताप को इन्होंने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। ये इनका संबंध नहीं, लाखा भी नहीं है, और सांगा को लड़ने से फुर्सत नहीं थी निर्माण कराने की जगह। तो निर्माण सर्वाधिक कराने का श्रेय जो है कि नहीं किसके काल में हुआ? शांति और ताकतवर व्यवस्था थी, युद्धों का खौफ कम था। तो ये इनके गुजराती थे धरणक शाह, उन्होंने कुंभा के समय करवाया। ये रणकपुर जो है कि ये रणकपुर पाली में है। और रणकपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? परीक्षाओं में प्रश्न आ जाए तो किसके लिए? जैन मंदिरों के लिए। तो दोस्तों, मित्रों, प्यारे छात्रों, आपको कैसा लगा? ये प्रथम प्रयास है, आगे जल्द ही टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, पढ़ने में आसान हो जाएगा। हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में आते रहे हैं और जो परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना है। स्मार्ट स्टडी आपको आपके मुकाम तक ले जाएगी। हम कोशिश ये रहेगी कि हम उन बिंदुओं को जरूर बोर्ड पे चर्चा कर लें जो आपको पेपर में देखने को मिलें। तो वीडियो को आप शेयर और लाइक करें, और यदि आप नए हैं, हमसे पहली बार जुड़े हैं, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हो सकता है आने वाले समय में जो भी लोग जुड़ जाएंगे उन्हें इन नोट्स के क्वेश्चंस की PDF सेंड कर दी जाए। ऐसी आगे तकनीकी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।